दोस्तों ये फिल्म 1992 में अजमेर में हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल फोटो ब्लैकमेल कांड पर आधारित है। करीब 250 से ज्यादा लड़कियां कई सालों तक लगातार बलात्कार की शिकार हुई। घटना को अंजाम देने वाले कुछ मास्टरमाइंड्स थे जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और तात्कालीन सत्ता में रही राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे। फिल्म सत्य घटना से प्रेरित है, लेकिन वाद विवाद से बचने के लिए ये फिल्म सत्यता का दावा नहीं करती। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। मूवी की शुरुआत में हम पुरुषोत्तम नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसे पहले ट्रक द्वारा टक्कर मारी जाती है, फिर एक वैन में डालकर उसे ले जाया जाता है। यह घटना चश्मदीद माधव के सामने होती है जो पेशे से एक पत्रकार है और इत्तेफाक से कुछ साल पहले संबंधित घटना का उसने खुद ही कवरेज किया था। जहां इस घटना को पूरा देश सुसाइड मानता है, वहीं माधव सच्चाई से पर्दा हटाते हुए कहता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है। अजमेर 1992 सुनसान जगह पर गौरी नाम की एक लड़की कई बार की तरह आज फिर दरिंदगी का शिकार होती है। ये काम लड़की को ब्लैकमेल करके किया जाता है बिना विरोध के। जब ये लड़की अपने घर जा रही होती है कि तभी दूसरा आदमी उसे अपनी हवस पूरी करने के लिए उकसाता है। जब लड़की विरोध करती है तो ये उसे फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता है, जिसे देखकर लड़की को मजबूरन अपनी आबरू का सौदा करना पड़ता है। इस बेचारी के साथ आए दिन यही सब कुछ होता है। जब ये बात इसकी माँ को पता चलती है तो वो भी इस पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसी ने अपने पति की मर्जी के खिलाफ इसे कॉलेज में पढ़ने भेजा था और आज इसे ये सब कुछ देखना पड़ा। अगले दिन लड़की की लाश घर के आंगन में लटकी मिली। रिपोर्टर माधव वर्मा कैमरामैन शिब्बू के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है। एसपी रंजीत वहां पहले से मौजूद है। बाप बदनामी के डर से कुछ भी कहने से साफ इनकार कर देता है। सबकी चुप्पी इस घटना को लव जिहाद मान बैठती है। अगले दिन एक विशेष वर्ग के लोग अपनी कौम की बदनामी का हवाला देते हुए उग्र तेवर दिखाते हैं। ये लोग नवकिरण प्रेस का घेराव करते हैं। ऐसे में संपादक को माफीनामा देकर इन्हें शांत करना पड़ता है। रिपोर्टर माधव एसपी रंजीत के पास रिपोर्ट लिखवाने जाता है। एसपी उसे समझाते हुए बताता है कि अगली बार तुम इस प्रकार की रिपोर्ट छापने से पहले अच्छे से विचार कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि ये विशेष समुदाय के लोग प्रेस की तरह तुम्हारी ही तोड़फोड़ ना कर दे। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसके मुताबिक लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट थी, मतलब वो अपनी मर्जी से जाती थी। उसके साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। माधव कहता है इसीलिए तो मैंने ये खबर छापी है ताकि लड़कियों में जागरूकता आए। जो लोग 3-3 शादियां करते हैं वो क्या किसी एक के लिए वफादार हो सकते हैं भला? उधर फातिमा नाम की एक एनजीओ लीडर गौरी के लिए इंसाफ की मांग करती है। अब हम एसपी रंजीत की बेटी गीता को देखते हैं जो माधव के पिता की दुकान पर सामान खरीदने आती है। बातों ही बातों में वो माधव के बारे में पूछती है, मतलब ये कि वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। असल में गीता रोजाना कॉलेज की एक क्लास बंक करके माधव से मिलती है और बहुत ही जल्द ये दोनों अपने अपने घर पर बताने वाले हैं ताकि घर वाले इनकी शादी कर दे। गीता भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिस कॉलेज की लड़की गौरी ने हाल ही में आत्महत्या की थी। एक दिन टीचर प्रिंसिपल से उसके अटेंडेंस को लेकर शिकायत करती है, लिहाजा प्रिंसिपल उसे फादर को बुलवाने के लिए कहते हैं। अब वो ये प्रॉब्लम अपनी फ्रेंड आयत को बताती है। आयत उसे एक नेता के पास ले जाती है ताकि वो इस सब में उसकी मदद कर सके। अब हम मोहन नाम के एक दूसरे पत्रकार को देखते हैं। ये शहर के एकमात्र स्टूडियो के मालिक सलीम से कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करता है। अब वो सीधे माधव के पास आता है। वो उसे बताता है कि कैसे मैं तरक्की कर रहा हूँ, एक साधारण सी खबर को मसाला लगाकर पेश करता हूँ और ढेर सारा पैसा कमाता हूँ। इस पर माधव उसे पत्रकार की जिम्मेदारी से परिचित कराते हुए कहता है कि पत्रकार का काम जनता को सच्चाई से अवगत कराना है, न कि उन्हें भ्रमित करना। इसीलिए मैं वही बताता हूँ जो सत्य है और जल्दी अमीर बनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मोहन पर इस सब का कोई असर नहीं होता। वो अगले दिन अपने अखबार में लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो छापता है जिसमें पीड़िता का चेहरा छुपा होता है। ऊपर से लड़कियों पर शहर को गंदा करने का आरोप भी लगाता है। उधर पीड़ित लड़की जिसकी फोटो अखबार में छपी है वो रिटायर्ड डीआईजी श्री शेखावत के पास जाती है। वो उनसे पूछती है कि जब ये सारा मामला 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है तो फिर आखिर एक बार फिर से उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वो कहती है कि यदि इसे जल्द नहीं रोका गया तो मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिससे हमें पता चलता है कि यह घटना 5 साल पहले की है। ये सब सुनकर श्री शेखावत काफी परेशान होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि 5 साल पुरानी फोटो आखिरकार एक बार
फिर से कैसे बाहर आ गई। फिलहाल के लिए वो उसे घर जाने को कहते हैं। अब श्री शेखावत मोहन को बुलाकर फटकार लगाते हैं, लेकिन वो जल्दी अमीर बनने की चाहत में उनकी वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। अब लालची मोहन पूजा नाम की एक और लड़की को फोन लगाकर उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि ये जिस लड़की की फोटो है वो तू ही है, और यदि तूने मुझे 20,000 रुपए नहीं दिए तो अगली बार मैं तेरी ऐसी फोटो छापूंगा जिसमें तेरा चेहरा साफ साफ नजर आएगा और फिर तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। अब ये पूजा नेशनल पार्टी के नेता याकूब से इस सब की शिकायत करती है। वो उसे बताती है कि कैसे वो रिपोर्टर उसे बिना बात के धमका रहा है, जबकि वो फोटो उसकी है ही नहीं। इस पर याकूब उसे इस मामले को हैंडल करने का आश्वासन देते हुए फिलहाल के लिए घर जाने को कहता है। उधर गीता, जो पहले माधव से प्यार करती थी, उसने काफी दिनों से उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि अब वो कॉलेज भी नहीं जाती। पूजा को एक रात फोन आता है। मजबूरी में वो घर से बहाना बनाकर आती है। एक दरिंदा उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले जाता है। वो उसका शोषण करता है। अपनी इज्जत को गवा देने के बाद जब वो लड़की घर जा रही होती है कि तभी माधव उसे इसी हालत में देख लेता है। याकूब मोहन को फोन लगाकर अच्छे से समझा देता है। वो कहता है कि अखबार में नंगी लड़कियों की फोटो छापना बंद कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हालांकि इस सब में याकूब अपनी पहचान छुपाए रखता है। मोहन दोबारा से पूजा के घर फोन लगाकर पैसे ना देने पर फोटो छापने की धमकी देता है, लेकिन ये सारी बातें पूजा की माँ को पता चल जाती है। अब वो पूजा से इस सब के बारे में पूछती है। वो अपनी माँ को बताती है कि पहले एक रिपोर्टर ने उसे धमकाना शुरू किया, फिर किसी ने उसकी नेकेड फोटो ले ली, अब बार बार उसका रेप किया जा रहा है। अगले दिन माँ बेटी मोहन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देती है। वहाँ माधव उन्हें देख लेता है। उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो उस रात सुनसान रास्ते से घर जा रही थी। वो उनसे बातचीत करता है, जिससे उसे मोहन की हकीकत पता चलती है। अब वो भी अगले दिन अखबार में मोहन की ब्लैकमेल कर फिरौती मांगने की खबर छाप देता है। इस पर मोहन बौखला जाता है। उन दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है, लेकिन माधव के पिता बीच बचाव कर विवाद को टाल देते हैं। मोहन उसकी एफआईआर कर देता है। उसे पुलिस पकड़ लेती है। अगले दिन पूजा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। नतीजतन पुलिस मोहन को रिहा कर देती है। माधव ये सब सोचकर बड़ा परेशान होता है। वो सोचता है कि आखिर कौन होगा जो मोहन जैसे आदमी की मदद कर रहा है। यही हाल मोहन का भी होता है। वो ठीक से समझ नहीं पाता कि आखिर माँ बेटी ने किसके दबाव में आकर कंप्लेंट वापस ले ली। वो सलीम के फोटो स्टूडियो में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन आलम से बात करता है। बातों ही बातों में आलम उसे बताता है कि हमारे पास लड़कियों की काफी नेकेड फोटो है। यदि तुम स्टूडियो खुलवाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी फोटो भेजता रहूंगा। ये सुनकर मोहन खुश हो जाता है। अब वो घर जा रहा होता है कि तभी उस पर जानलेवा हमला होता है। तो भाग्य से वो जिंदा बच जाता है। अगले दिन आलम मोहन को सभी फोटो दे देता है। इन फोटो के पीछे लिखे फोन नंबर के जरिए वो इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड तक पहुंच जाता है। वो सीधे फोन घुमाकर उसे 1 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। असल में ये आदमी याकूब का भाई है। वो अपने भाई को इस सब के बारे में बताता है। वो कहता है कि आपने जिस लड़की की मदद के लिए रिपोर्टर को धमकाया था, वो अब हमें ही ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। रात में मोहन माधव से मिलने आता है कि तभी एक वैन वहां आती है। मोहन पर जानलेवा हमला होता है। माधव उसे समय पर एडमिट करवा देता है। अगले दिन पूजा कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। मोहन की भी हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। माधव समझ जाता है कि इस सब के पीछे कुछ बेहद ही पावरफुल लोगों का हाथ है। वो छानबीन में जुट जाता है। वो पूजा की माँ से पूछता है कि आपने किसके दबाव में आकर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन माधव अखबार में पूजा की सुसाइड और पत्रकार मोहन की हत्या दोनों घटनाओं के बीच कनेक्शन होने की खबर छापता है, जिस पर उसके पास एक धमकी भरा फोन आता है। वो लोग उसे बताते हैं कि तुम इस मामले से दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर माधव भी उसे खरी खोटी सुना देता है। रात को घर जाते समय एक वैन उसे धमकाने के मकसद से उसके पास से होकर गुजरती है। अब कॉलेज में एक बड़ा हादसा होता है। एक साथ 4 लड़कियां छत से कूदकर अपनी जान दे बैठती है। अब तक यहाँ पर कुल 6 लड़कियां आत्महत्या कर चुकी है। इस घटना से पूरा शहर सकते में आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लड़कियां आत्महत्या क्यों कर रही है। आखिर वो कौन है जो लड़कियों को इस हद तक मजबूर कर देता है कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। माधव सबूत इकट्ठा करने के लिए मोहन के भाई की मदद से उस ब्रीफकेस तक पहुंच जाता है जिसमें वो फोटोग्राफ्स रखे होते हैं। उन फोटो में एक फोटो उसकी प्रेमिका गीता की भी होती है। अब वो उससे सख्ती से पूछताछ करता है। गीता उसे सच्चाई बताती है। उस दिन जब प्रिंसिपल ने अटेंडेंस कम होने की वजह से मुझे
एग्जाम में बैठने से मना करते हुए पापा को कॉलेज में लाने को बोला तो मैं बहुत घबरा गई। इस पर मेरी सहेली आयत मदद के बहाने मुझे अपने साथ ले गई। वो आदमी वहाँ नहीं था तो हम घर आ रहे थे कि तभी उसके ड्राइवर ने मुझे फार्म हाउस पर चलने के लिए कहा। आयत मेरे साथ नहीं आई तो मैं अकेले ही चली गई। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने प्रिंसिपल को फोन लगाकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बदले में उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा बलात्कार भी किया और मेरी न्यूड फोटो भी ले ली। मुझे अपने आप से काफी घिन आ रही थी। मैंने घर जाकर अपनी माँ को इस सब के बारे में बताया। माँ ने मुझे अपना मुंह बंद रखने को कहा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब भी हम तुझे बुलाएंगे तुझे आना पड़ेगा, नहीं तो तेरी न्यूड फोटोज पूरे शहर में बांट देंगे। एक दिन मेरे पापा को इस सब के बारे में पता चल गया, लेकिन वो भी उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। उन्होंने मुझे एक नई लड़की को लाने को कहा। मजबूरी में मुझे अपनी सहेली शांति को उन दरिंदों के पास भेजना पड़ा। अब मेरी तरह उसके साथ भी हर दिन वही सब कुछ होने लगा है। वो आगे बताती है कि जिन 4 लड़कियों ने आत्महत्या की उनकी न्यूड फोटो पूरे शहर में बांट दी गई थी। लिहाजा वो फोटो जिसके भी हाथ लगती वो लोग फोटो दिखाकर उनका रेप करते। बदनामी के डर से वो लड़कियां चुपचाप रहकर ये सब सहती। घर से कोई मदद नहीं मिली और पुलिस कंप्लेंट से भी कोई फायदा नहीं हुआ तो तंग आकर आत्महत्या के सिवा और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता। उन 6 लड़कियों की तरह अब तक ना जाने कितनी ही लड़कियां सुसाइड कर चुकी है, लेकिन कोई इसे लव जिहाद मान बैठता है तो कोई इसे हमारी गलतियां बताकर हमारा मुंह बंद कर देता है। सच्चाई जानकर माधव गीता से उन दरिंदों को सबक सिखाने और हमेशा उसका साथ निभाने का वादा करता है। उधर एसपी रंजीत का जमीर भी जाग उठता है। वो कहता है कि मेरे पुलिस होने का क्या फायदा जब मैं अपनी बेटी को ही इंसाफ नहीं दिला पाया। अब ये दोनों मिलकर रिटायर्ड डीआईजी श्री शेखावत के पास जाते हैं। ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि 1987 में भी एक लड़की ने इन बलात्कारियों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी और मैंने ही वो कंप्लेंट लिखी थी, लेकिन सबूत न होने की वजह से मुझे केस को क्लोज करना पड़ा। उन लोगों का दिल्ली में पॉलिटिक कनेक्शन काफी तगड़ा है। यदि किसी तरह से हमें बलात्कार करते वक्त की भी फोटो मिल जाए तो फिर हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। ये सुनकर माधव स्टूडियो के मालिक सलीम से उन फोटोग्राफ्स की मांग करता है। वो उसे बताता है कि शहर की बहन बेटियां हमारी ही बहन बेटियां हैं। यदि हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। इस पर सलीम राजी हो जाता है। ऑफिसर श्री शेखावत उस लड़की को बुलाते हैं जिसने 1887 में इन गुनाहगारों के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले ली थी। अब वो उसे केस रीओपन करने की बात करते हैं। ये सुनकर लड़की अपनी और परिवार की इज्जत का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन समझाने के बाद वो राजी हो जाती है। अगले दिन ये खबर न्यूज चैनलों पर प्रसारित होती है। याकूब शेखावत के पास आकर उन्हें ये सब कुछ बंद करने को कहता है, लेकिन शेखावत उसकी एक नहीं सुनते। याकूब और उसका भाई इलीगल ढंग से मामले को निपटाने में लग जाते हैं। उधर स्टूडियो के मालिक सलीम जो गुनाहगारों की फोटो देने वाला था उसकी हत्या हो जाती है। शहर भर में इंसाफ की मांग होने लगती है। हिंदू और गैर हिंदुओं के बीच दंगे होने के आसार बन जाते हैं। टिब्बू लैब टेक्नीशियन आलम के घर पहुंचकर उससे उन गुनाहगारों के फोटोज की मांग करता है ताकि रेप करने वालों की शिनाख्त हो सके। घबराते हुए वो उसे एक इन्वेलप दे देता है। अगले दिन अखबार में माधव याकूब और उसके भाइयों को बेनकाब करता है। गली गली में गुनाहगारों को सजा दो के नारे लगने लगते हैं। लोग सड़कों पर उतरकर सजा की मांग करते हैं। जल्द ही अजमेर में दंगे हो जाते हैं। पुलिस हालात को काबू करने के लिए शहर भर में कर्फ्यू लगा देती है। एसपी रंजीत अपनी बेटी को भी एफआईआर लिखवाने के लिए कहते हैं। साथ ही वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उन 250 पीड़ित लड़कियों से बात करो और उन्हें भी एफआईआर लिखवाने के लिए प्रेरित करो ताकि हम गुनाहगारों को सजा दे सकें। कुछ हिम्मतवर औरतें आगे आती है जिससे पुलिस बलात्कारियों को धर दबोचने में लग जाती है। प्रशासन इसके लिए सफाई अभियान शुरू करता है जिसके अंतर्गत जगह जगह छापामार कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। याकूब दिल्ली फोन लगाकर केंद्र में बैठे अपने आकाओं से मदद मांगता है, लेकिन वो भी इस सब से पल्ला झाड़ लेते हैं। श्री शेखावत और रंजीत याकूब को रिमांड पर लेते हैं। वो उससे कबूलनामे पर हस्ताक्षर करवाते हैं ताकि उसे सजा दिलवाई जा सके। कोर्ट में याकूब की पेशी होती है। सरकारी वकील 30 पीड़िताओं की एफआईआर कॉपी और कबूलनामा पेश करता है। याकूब का वकील झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर याकूब को पागल बताते हुए उसके निर्दोष होने व उसे बाइज्जत बरी करने की मांग करता है। जज 2 दिनों के बाद अगली सुनवाई साथ ही उन 30 लड़कियों को अदालत में हाजिर होने का आदेश भी देता है। उधर माधव और शिबू मिलकर उन बाकी की लड़कियों के घर जाते हैं, लेकिन बदनामी और डराए धमकाए जाने के डर से करीब 26 परिवार रातों रात गायब हो जाते हैं। अब उनके सामने गवाह न होने की नई परेशानी
परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन सरकारी वकील इसका हल ढूंढते हुए जज के सामने ठोस सबूत पेश कर उन सभी 30 लड़कियों की फोटोग्राफ्स पेश करते हैं। साथ ही वो 26 परिवारों को गायब करने का आरोप लगाते हुए याकूब के ड्राइवर पुरुषोत्तम को सरकारी गवाह के तौर पर प्रस्तुत करता है। सबूतों के आधार पर आईपीसी की धारा 376, 504, 120 ए और 120 बी के तहत आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है, जबकि याकूब की मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस की निगरानी में उसे मेंटल असाइलम में रखने का आदेश दिया जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है। माधव बताता है कि तब से लेकर अब तक याकूब पागल खाने में है। उसके दोनों भाई फरार हैं, लेकिन वो अब भी एक्टिव है और उन्होंने ही पुरुषोत्तम का मर्डर किया है क्योंकि वो सरकारी गवाह था। और इस प्रकार से दोस्तों, सबूतों के अभाव और कानून के लचीलेपन का फायदा उठाते हुए ये गुनाहगार सजा से बच जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इनकी काली करतूतों पर रोक लगाने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का यही दी एंड होता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मूवी ट्यूब।